में यानी दूसरे मुल्कों में इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। खुद भी चार्टर्ड फ्लाइट लेकर जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और बचेगी तो आवाम, और सजा भी आवाम को मिलेगी इनके गुनाहों की। हमारे साथ पूर्व एडीजी बीएसएफ के संजीव जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव जी का नेटवर्क अब सही हो गया है। संजीव जी, एक सवाल ये था कि जब बॉर्डर पर इस तरह के हालात होते हैं और लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, शुरुआत में सेना की चौकियों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद इसे चेंज कर कर सिविलियन को निशाना बनाया जाता है, तो उस समय हमारे सेना के जवानों के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है, खासकर तब जब दूसरी तरफ से सिविलियन को यानी हमारे सिविलियन को निशाना बनाया जाने लगता है। जी, सीमा पर तो कुछ इलाके हैं जहां पर रिहाइश है, जो हाई हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं, उड़ी वगैरह इलाकों में, वहां पर तो रिहाइश एलओसी के पास नहीं है। पर ये जो लोअर रीचेस हैं, पुंछ राजौरी वगैरह, यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल के बहुत पास तक पॉपुलेशन है। स्पेशली पुंछ शहर तो बिल्कुल एलओसी तक एक्सटेंडेड है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे फोर्सेस के लिए कि उस वहां पर सिविलियंस को कैसे बचाया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एक जरिया है कि वो रिटेलिएट करके उनके फायर को दबा सके, एक वो जरिया है। दूसरा जरिया ये है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करें इन सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट करके सेफ जगह पर ले जाने के लिए। ये इनके पास जरिया। दूसरी साथ ही साथ वहां पर जो है कई जगह पर जहां पे थोड़े बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है, वहां पर सिविलियंस को अपने कैंप्स में भी शरण दी जाती है, जिससे कि उनके ऊपर नुकसान ना हो सके। तो ये वहां पर कार्रवाई हो सकती है। चैलेंज बहुत बड़ा है और मुझे ये लगता है कि जब हमने प्लान कर लिया था और साथ साथ हमने जो ड्रिल्स के लिए कल बीते दिन के लिए हमने एक ड्रिल्स करी, जो इवैक्यूएशन ड्रिल्स और एयर वार्निंग ड्रिल्स और सिविल डिफेंस ड्रिल्स, उसी के तहत हमें ये भी एक स्टेप अगर हम लेते तो शायद जो पुंछ वगैरह में कैजुअल्टीज हुई वो बच सकती थी। ठीक तो है ये सर, आप हमारे साथ बने रहिए। चैलेंज। मेरे सहयोगी रजनीश भी हमारे साथ विजय चौक से जुड़े हुए हैं। रजनीश, अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली बहुत सी कंट्रीज इस तरह के बयान दे रही है कि भारत पाकिस्तान जो है इसे डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। रजनीश, आप 20 साल से और 20 साल से ज़्यादा क्राइम को कवर कर रहे हैं, कैसे मतलब आतंकवाद डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल होता है? देखिए, डिप्लोमेटिकली इस आतंकवाद को कभी भी हैंडल नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता तो इतने सालों में ये हैंडल हो चुका होता। क्योंकि डिप्लोमेटिक तरीके से इस आतंकवाद का सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता। और अगर निकलने की अगर 1% संभावना हो तो पाकिस्तान या वो देश जो आतंकवाद को पालते हैं वो होने नहीं देते। तो जाहिर तौर पर डिप्लोमेटिक तरीके से तो इस आतंकवाद को खात्मा या इस आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एक ही जो है वो तरीका है, वो जिस तरीके का जवाब भारत ने दिया है उसी तरीके से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। और दूसरा एक पहलू ये हो सकता है कि जिस तरीके से लगातार भारत अपनी मोस्ट वांटेड जो लिस्ट जारी की हुई है, वो लिस्ट और वो सबूत जो लगातार पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, ना सिर्फ आतंकवादियों को लेकर बल्कि बड़े डॉन्स और गैंगस्टर्स को भी लेकर किए जा रहे हैं, उनको जो है पाकिस्तान जो है वो भारत को सौंपे, जिसके बाद भारत भारतीय कानून के हिसाब से उनको सजा दे। ऐसे में उन लोगों के मन में यह डर पैदा होगा कि अगर जो है वो अगर कोई भी वारदात या कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाता है तो उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ऐसा चाहता नहीं है और पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि जो भी, चाहे वो लश्कर तैयबा की बात कर ली जाए, हिजबुल मुजाहिदीन की बात कर ली जाए, या फिर दूसरे जो आतंकवादी संगठन हैं उनकी अगर बात कर ली जाए, तो तमाम आतंकवादी संगठनों को वो अपने यहां पे पाल पोस रहा है और कभी नहीं चाहेगा कि डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकले। और मैं आपको बताऊं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से डिप्लोमेटिक तरीके से इसका हल निकल भी नहीं सकता। जी, सीधे चलेंगे प्रशांत के पास। प्रशांत, आज दिल्ली में अलग अलग हाई लेवल बैठकें हुई हैं और एक अभी जो बैठक है वो सर्वदलीय बैठक चल रही है। जरा सुबह जो 2 बैठकें हुई उनके बारे में बताइएगा डिटेल्स, और अभी जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसके बारे में बताइएगा।
देखिए, NSA डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, करंट सिचुएशन बताई, 50 मिनट तक ये मीटिंग चली। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में जो है ऑल पार्टी मीटिंग की गई, जिसमें प्रधानमंत्री का बयान आया कि जो है हमें देश को साथ में मिलकर रहना चाहिए। इस समय जब भारत रजनीश, आपके पास कोई बड़ी अपडेट है? रजनीश और थोपने की कोशिश। प्रशांत, आपके पास आते हैं। रजनीश, पलक, सर्वदलीय जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और इस समय देखिए, मीटिंग में जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब ऑल पार्टी जो मीटिंग थी, सर्वदलीय जो बैठक थी, वो बैठक खत्म हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान अभी आपको सुनवा रहे थे, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ बातें हमें बताई गई हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। तो देखिए, विजय चौक से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार मेरे सहयोगी रजनीश जो है ग्राउंड जीरो से हद तक अपडेट दे रहे हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट? बैठक जो है वो खत्म हो गई है? बिल्कुल पलक, बैठक खत्म हो चुकी है और अब किसी भी वक्त जो है तमाम जो दलों के जो नेता हैं वो अब निकलना शुरू हो जाएंगे। गाड़ियां लग चुकी हैं और अब एक एक करके तमाम, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो या दूसरे दलों के नेता हो, वो अब धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे। हालांकि इस बैठक में तमाम उन बातों को शेयर किया। आप देखिए गाड़ियां अब निकलनी शुरू हो चुकी हैं और लगातार जो है वो नेता यहां से जा रहे हैं। इस बैठक में ये बातें बताई गई थी कि जो एयर स्ट्राइक किया गया था भारत की तरफ से, उसमें क्या क्या चीजें जो है भारत को, जो जिस टारगेट को लेके भारत चला था, वो टारगेट कितना अचीव किया भारत ने, और अभी और क्या क्या चीजें आगे होनी है, ये तमाम बातें हैं जो है वो जो तमाम दलों के जो नेता है उनके साथ शेयर की गई है। और आप देखिए गाड़ियां लग चुकी हैं और धीरे धीरे अब गाड़ियां निकलनी शुरू हो गई। पलक, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, आप देखिए गाड़ियां निकलनी शुरू हो चुकी हैं और अब जाहिर तौर पे जिन बातों को लेके ये बैठक की गई थी कि जो एयर स्ट्राइक जो किया गया था उसे लेके जो इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है। और अब आप देखिए तमाम जो नेता हैं वो यहां से निकल रहे हैं। और आप राजनाथ सिंह सामने आप देख रहे हैं, जा रहे हैं। ये राजनाथ सिंह का कॉन्वॉय है, डिफेंस मिनिस्टर का कॉन्वॉय है, जो इस समय जा रहे हैं। और तमाम जो नेता है वो अब आप देख सकते हैं संसद से निकलते हुए साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। तमाम गाड़ियां पलक जो आप देख सकते हैं, तमाम नेताओं की जो गाड़ियां है वो निकल रही है। अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह निकले, तो जाहिर तौर पे राजनाथ सिंह ने वो तमाम बातें जो सभी दलों के नेताओं को बताई, जो अभी तक भारत जो अचीव कर चुका है और जिसको आगे और जो स्टेप्स भारत आगे लेने वाला। आप देखिए तमाम जो नेता हैं वो अभी निकल रहे हैं। अभी राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, वो गए थे। और अब आप देखिए एक और कॉन्वॉय जो है यहां से निकल रहे हैं। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह इस समय जा रहे हैं। आप साफ तौर पर देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी निकल चुके हैं। आपके साथ है और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन एक तंज भी कसा उन्होंने। जब उनसे ये कहा गया, पूछा गया कि पिछली बार भी आप लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में हो, तब आज उनकी तरफ से तंज ये कसा गया कि वो है नहीं। राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, चीजें जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट सरकार ने जानकारी दी। तो देखिए दोनों नेताओं की तरफ से बात की गई कि हम सरकार और सेना के फैसले का समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हैं। कुछ देर पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। राहुल गांधी भी कुछ ऐसा ही कहते हुए नजर आए। सर्वदलीय बैठक जो है वो खत्म हो गई है। कुछ देर पहले जो तस्वीरें थी वो हम आपको दिखा रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला जो है वो मीटिंग से निकल चुका है। और साथ ही बता दें कि
रक्षा मंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर अमित शाह भी मीटिंग से निकल चुके हैं। लगातार हर एक अपडेट मेरे सहयोगी रजनीश हम तक पहुंचा रहे हैं। रजनीश, मीटिंग से जुड़ी क्या कुछ अपडेट? देखिए पलक, अभी जो है कुछ ही मिनटों पहले, सबसे पहले आज की अगर बात की जाए, सबसे पहले जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह वो निकले हैं सब दलीय बैठक के पूरे होने के बाद। उसके बाद अमित शाह निकले हैं, उसके बाद जेपी नड्डा निकले हैं। तो जाहिर तौर पर जितने भी जो नेता अंदर, सभी दलों के जो नेताओं को अंदर बुलाया गया था, उनको ये तमाम जानकारियां दी गई थी एयर स्ट्राइक को लेकर कि एयर स्ट्राइक जो किया गया था वो किस तरीके से किया गया था और उसको जो टारगेट अचीव करने के लिए ये स्ट्राइक किया गया था, इसमें कितना टारगेट अचीव कर लिया गया है। हालांकि हमारे सोर्सेज की अगर बात की जाए तो तमाम जो दलों के नेता हैं वो संतुष्ट दिखाई दिए हैं इस एयर स्ट्राइक के बाद। और लगातार जो हर अपडेट जो पाकिस्तान को लेकर भारत लगातार जो स्टेप उठा रहा है, जो तमाम चीजें, जो स्ट्राइक चाहे वो किसी भी लेवल पे, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो या जो एलओसी के लेवल पे हो या एयर स्ट्राइक हो, तमाम लेवल पे जो भी स्टेप्स भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं उनको लेकर तमाम दलों के जो नेता हैं वो संतुष्ट नजर आए हैं अभी तक। हालांकि फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात कर रहे थे तो वो उसको लेके कहीं ना कहीं तंज जरूर कसा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस बैठक में नहीं आए। लेकिन इस पूरी जो एयर स्ट्राइक को जो मॉनिटर कर रहे थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे थे और इन्होंने तमाम वो बातें, एक बार प्रशांत का रुख कर लेते हैं रजनीश। तमाम दलों के जो प्रशांत का रुख करना बेहद जरूरी है। प्रशांत, मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि अभी जो समय है वो किसी पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। एक तरफ वो ये बात कहते हैं, दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां होना चाहिए था। और शायद जो मैंने सुना जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने आप को इस मीटिंग से सुप्रीम समझते हैं इसलिए यहां पर नहीं आए। एक बड़ा तंज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कसा गया, वो भी तब जब देश इस हालात में चल रहा है। और आशीष, तब भी जब कुछ मिनटों पहले एनएसए अजीत डोभाल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ नेशन की सिक्योरिटी को लेकर मीटिंग चल रही है, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान सामने आना। प्रशांत। बिल्कुल आशीष, ऑपोजिशन को समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बैक टू बैक मीटिंग कर रहे हैं, उनके बाद जो राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों बड़े नेता उनके साथ हैं, वो इस मीटिंग को हेड कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन को ये समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को और भी ज़्यादा देश के लिए मीटिंग करनी पड़ रही है और समझना पड़ रहा है कल कुछ आपदा अगर देश पे आती है, वो पाकिस्तान जो है। बाद में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज़ सईद के बेटे हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीज़ें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि ज़ीरो टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीज़न है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीख़ी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को
बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहाँ बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की ज़रूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हो, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं? नैना, अभी आपने ओवैसी को सुना होगा। ओवैसी ने कई अहम बातें कही, लेकिन उसमें से एक बात बेहद अहम है कि TRF को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग उन्होंने कही, और उन्होंने कहा कि इस बाबत अमेरिका की जो मदद है वो ली जाए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आशीष यही हो जाता है कि जब ऐसी परिस्थिति में देश है, जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ी और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। जब से पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद से ही असदुद्दीन ओवैसी के जो सुर हैं वो काफी बदले हुए नजर आ रहे थे, ये हम सभी जानते हैं। और लगातार वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे तक लगाते हुए नजर आए। और अब आज भी जब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात है तो वो पूरी तरह से सरकार का साथ देने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि जब जब इस तरह से कोई अगर अटैक होता है तो मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और ये वाकई में देखने वाली बात है, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले, चाहे बात हैदराबाद हो, दक्षिण भारत के कई इलाके हो, या फिर पूरे देश में ही अलग अलग इलाकों में जब जब अटैक हुए हैं उसके बाद में किस तरह से इनके बयान सामने आए। लेकिन बहरहाल जिस तरह से सर्वदलीय बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक में सभी, चाहे बात राहुल गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उन्होंने सभी ने एक ही स्वर में बात कही है कि हम सरकार के साथ हैं। और ये बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रही हूँ कि जिस तरह से भारत की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं वो बाकायदा ये कहा जाए तकनीक, रणनीति, कूटनीतिक लिहाज से बहुत मजबूत है और होना भी चाहिए। बिल्कुल नैना, बिल्कुल। और एक साथ ही देश को इस वक्त खड़ा होना चाहिए। ओपी तिवारी जी, वैसी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल गए TRF को लेकर, क्योंकि हम पिछले कुछ समय से ओपी तिवारी जी देख रहे हैं कि टेररिज्म को लेकर एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए वर्ल्ड में, कि ये नहीं कि एक देश के अंदर कोई आतंकवादी ग्रुप है तो आप उसको मिलिटेंट बोल रहे हैं या फिर कुछ और डेफिनेशन दे रहे हैं। कॉमन डेफिनेशन वर्ल्ड सिनेरियो में होनी चाहिए। और TRF का भी कुछ इस तरह से ही जिक्र करते हुए नजर आए कि अब आने वाले समय में जो TRF है, इंग्लिश वर्जन ऑफ लश्कर तैयबा, अब इसको वर्ल्ड सिनेरियो पर भी आपको आतंकवादी संगठन जो है वो घोषित करने की जरूरत है। देखिए, ओवैसी ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं उनके पूरे स्टेटमेंट से सबसे सहमत हुआ। एक लगा कि एक हमारी देशभक्त जो देश के इंटरेस्ट में कुछ बोल रहे हैं, अनलाइक एनी अदर अपोजिशन पार्टी। आपने खड़गे जी की बात सुनी, उसमें कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं था। ये ओवैसी की बात सही है। अब देखिए, जहां तक बैन करने का सवाल है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन बैन करें दूसरी पैदा हो जाएगी, लेकिन हमें बड़ा कुछ नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन बनाता कौन है। पाकिस्तान आर्मी का रिकॉर्ड देखिए, 30-40 साल से उन्होंने कोई नई बटालियन रेज नहीं की है। उन्होंने एक बटालियन रेज किया, उसको आतंकवाद का चोला पहनाया है। तो ये जितने आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान आर्मी के एक्सटेंशन काउंटर